30 अक्टूबर 2023 कानपुर के एक बड़े कारोबारी के बेटे कुशागर कनोडिया का अपहरण हो जाता है। किडनैपिंग के थोड़ी ही देर बाद एक लेटर के जरिए 30 लाख की फिरौती मांगी जाती है। इसके अलावा लेटर में लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो, आप मेरे हाथ में पैसा रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाहू अकबर। इस एक चिट्ठी से ही पूरे घर वालों के बीच हड़कंप मच जाता है और सभी पूरी शिद्दत से कुशागर की तलाश में लग जाते हैं। तुरंत मामला पुलिस तक पहुंचता है और फिर आगे जो खुलासा होता है वो हिला देने वाला होता है। तो आखिर इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग की पूरी कहानी क्या है, किडनैपर कौन था, कुशागर के साथ क्या कुछ हुआ और पुलिस ने इस केस को कैसे सोल्व किया, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। सच्चाई जानकर आप चौंक जाओगे। आगे बढ़ने से पहले स्टोरी क्राइम चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा ले। जैसा कि हमने बताया, यह घटना 30 अक्टूबर 2023 की है। रात के लगभग 9 बज रहे थे। कानपुर के आचार्य नगर इलाके में मौजूद श्री भगवती लीला के गार्ड राजेंद्र कुमार के पास एक नकाबपोश लड़का आता है। वो गार्ड को एक चिट्ठी देकर कहता है कि ये चिट्ठी मनीष कनोडिया ने दिया है, तुम इसे मनीष के परिवार तक पहुंचा दो। लेकिन गार्ड चिट्ठी लेने से इनकार कर देता है और लड़के से कहता है कि तुम खुद अंदर जाकर इसे दे आओ। गार्ड के इनकार करने के बाद वो लड़का खुद ही स्कूटी से उतरकर सेकंड फ्लोर पर रहने वाले मनीष कनोडिया के घर के गेट के सामने चिट्ठी फेंक कर वापस चला जाता है। इस लड़के के वहां से जाने के बाद लगभग आधे घंटे बाद भगवती विला में पुलिस की कार आती है। पुलिस को देखकर राजेंद्र कुमार घबरा जाता है, लेकिन पुलिस राजेंद्र से कुछ पूछे बिना ही अंदर चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस मनीष की पूरी फैमिली के साथ नीचे गार्ड के पास आती है। गार्ड के पास आकर पुलिस उससे सबसे पहला सवाल करती है कि पिछले 1 घंटे के अंदर बिल्डिंग के अंदर कौन कौन गया है। वैसे तो बिल्डिंग के अंदर जाने वाले सभी जान पहचान वाले ही लोग थे, लेकिन वो नकाबपोश लड़का जिसने गार्ड से मनीष के घर के सामने एक चिट्ठी रखने को कहा था, वही एक नया लड़का था जो कुछ समय पहले ही बिल्डिंग के अंदर गया था। गार्ड के द्वारा ये बताए जाने के बाद उस लड़के के बारे में और भी सवाल करने लगती है। राजेंद्र बताता है कि वो लड़का एक स्कूटी से यहाँ आया था, उसने हेलमेट पहन रखा था और हेलमेट के अंदर से उसने अपना चेहरा छिपा रखा था। राजेंद्र उसे अपना चेहरा खोल कर अंदर जाने को कहता है, लेकिन वो लड़का राजेंद्र की बात को अनसुना करके वैसे ही घर के अंदर चला जाता है। गार्ड के इस बयान से पुलिस को अब तक कोई क्लू नहीं मिलता, लेकिन अंत में गार्ड एक ऐसी बात बताता है जिससे पुलिस की रातों की नींद उड़ जाती है और पूरी कानपुर पुलिस रात भर जागकर उस नकाबपोश लड़के की तलाश में लग जाती है, क्योंकि उस नकाबपोश लड़के के हाथ में 17 साल के कुशागर कनोडिया की जिंदगी होती है। वो कुशागर जो कानपुर के करोड़पति कपड़ा व्यापारी मनीष कनोडिया का बड़ा बेटा था। 17 साल का कुशागर कानपुर के जयपुरिया स्कूल में क्लास 10 में पढ़ाई करता था। उसका डेली का यही रूटीन था कि वह स्कूल से वापस आकर शाम 4 बजे के आसपास कोचिंग के लिए आता था और रात 8 बजे घर वापस आ जाता था। अपने रूटीन के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 को भी कुशागर स्कूल से वापस आने के बाद शाम 4 बजे के आसपास कोचिंग के लिए निकलता है। कुशागर के पास एक स्कूटी थी, वो उसी स्कूटी से कोचिंग आना जाना करता था। कुशागर के कोचिंग जाने के बाद उसके घर वाले बिल्कुल निश्चिंत थे, क्योंकि ये तो कुशागर की रोज का रूटीन था और कुशागर कोई छोटा बच्चा भी नहीं था कि उसे स्पेशल केयर की जरूरत थी। तो कुशागर के घर पर हर कोई बेफिक्र होकर अपने अपने काम में लगा हुआ था। लेकिन उस रात जब 8 बजे के बाद भी कुशागर घर नहीं लौटा, तब उसकी माँ ने उसके छोटे बेटे से कुशागर के बारे में पूछा कि
कहीं आज उसका कोई और प्लान तो नहीं है। कुशागर का छोटा भाई ऐसे कोई भी प्लान होने से इनकार कर देता है। इसके बाद कुशागर की माँ थोड़ी देर और इंतजार करती है, लेकिन अब ये इंतजार उनके ऊपर भारी पड़ने लगता है। तब वो कुशागर को फोन करने का सोचती है। वो अपना मोबाइल उठाकर कुशागर को फोन करती है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। अब कुशागर की माँ को थोड़ी घबराहट होने लगती है। वो अपने छोटे बेटे का मोबाइल लेकर कुशागर को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उस नंबर से भी वही जवाब आता है। अब कुशागर की माँ की धड़कनें बढ़ने लगती है। कुशागर के बारे में पूछने के लिए वो उसके कुछ दोस्तों को कॉल करती है। उसके दोस्त जो जवाब देते हैं वो सुनकर कुशागर की माँ कुशागर की माँ को थोड़ी घबराहट होने लगती है। वो अपने छोटे बेटे का मोबाइल लेकर कुशागर को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उस नंबर से भी वही जवाब आता है। अब कुशागर की माँ की धड़कनें बढ़ने लगती है। कुशागर के बारे में पूछने के लिए वे उसके कुछ दोस्तों को कॉल करती है। उसके दोस्त जो जवाब देते हैं वे सुनकर कुशागर की माँ की घबराहट और तेज हो जाती है। दरअसल उसके दोस्त बताते हैं कि कुशागर आज कोचिंग आया ही नहीं, तो फिर कुशागर कोचिंग के नाम पर कहाँ गया, और कहीं भी गया तो अब तक घर वापस क्यों नहीं आया, और सबसे बड़ी बात उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। ये सारे सवाल सोचकर कुशागर की माँ की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वो कुशागर के दादा और उस समय सूरत में रह रहे अपने पति मनीष को कुशागर के बारे में बताती है। कुशागर के दादा भी कानपुर के जाने माने कपड़ा व्यापारी थे और शहर में उनकी भी अच्छी खासी जान पहचान होती है। वे अपने स्तर से कुशागर का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी कुशागर का कोई भी सुराग नहीं मिल पाता। इसी गहमा गहमी में लगभग 1 घंटा बीत जाता है। इसी बीच कुशागर के परिवार का एक सदस्य किसी काम से घर से बाहर निकलता है। तभी उसे घर के बाहर ही एक चिट्ठी मिलती है। वो उस चिट्ठी को लेकर अंदर जाता है और फिर घर के अंदर लोग चिट्ठी देखते हैं और इसे खोलते ही कुशागर के पूरे परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं। चिट्ठी के मुताबिक कुशागर कनोडिया की किडनैपिंग हो चुकी थी। किडनैपर्स उसे छोड़ने के बदले 30 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। किडनैपर्स ने चिट्ठी की शुरुआत में वही बातें लिखी थी जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताई। इसके अलावा चिट्ठी में ये भी लिखा गया था कि कुशागर की स्कूटी और उसका मोबाइल उसके घर के पास ही होटल सिटी क्लब के पास रखा हुआ है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि घबराओ मत और आप अल्लाह पर भरोसा रखो। इसके अलावा किडनैपर्स ने ये भी लिखा था कि आप लोग ये बात अपने लखनऊ वाली फैमिली को या पुलिस को ना बताएं, वरना इसका जो अंजाम होगा उसकी वजह आप लोग खुद होंगे। आपके पास सिर्फ 2 या 3 दिन का समय है। चिट्ठी से यह बात साफ हो गई थी कि कुशागर का अपहरण हो चुका है, लेकिन चिट्ठी पर अल्लाह अकबर और अल्लाह पर भरोसा रखने की बात भी लिखी हुई थी, जिससे इस पूरे केस में धार्मिक एंगल भी नजर आ रहा था। कुशागर का परिवार बिजनेस से जुड़ा हुआ था। उसके दादा कानपुर के जाने माने कपड़ा व्यापारी थे और इसी शहर में उनके 2 शोरूम चलते थे। वहीं कुशागर के पिता मनीष सूरत में कपड़ों का बिजनेस संभाल रहे थे। बिजनेस में होने की वजह से समाज के हर वर्ग के साथ इस परिवार का संबंध काफी अच्छा था। ऐसे में सिर्फ धर्म की वजह से कुशागर का अपहरण हो जाना ये बात समझ से परे थी। लेकिन किडनैपर्स ने तो परिवार वालों को वार्निंग दी थी कि किडनैपिंग की जानकारी पुलिस को नहीं देनी, लेकिन फिर भी कुशागर के परिवार वाले समझदारी से काम लेते हुए चिट्ठी मिलते ही सबसे पहले पुलिस से संपर्क करते हैं, क्योंकि ये अपहरण का मामला था। इसलिए इसमें जरा सी भी देरी एक बड़ी गलती साबित हो सकती थी। इसलिए पुलिस बिना समय गंवाए जांच शुरू कर देती है। कुशागर जिस रास्ते से कोचिंग जाया करता था उस रास्ते की सभी सीसीटीवी चेक की जाती है। इसके अलावा कुशागर का मोबाइल नंबर भी ट्रैक करने की कोशिश की जाती है। पुलिस की एक टीम
कुशागर के घर भी पहुंचती है। कुशागर के घर आकर उसके परिवार से थोड़ी बहुत जानकारी लेने के बाद पुलिस सीधा राजेंद्र कुमार से पूछताछ करने आती है। राजेंद्र पुलिस को पहले तो सामान्य जानकारी देता है, जैसा चिट्ठी देने वाला लड़के का हुलिया कैसा था। आने के बाद उसने गार्ड से क्या कहा और क्या गार्ड ने उस बंदे का चेहरा देखा था। इन सारे सवालों का जवाब देने के बाद राजेंद्र पुलिस को एक बेहद ही अहम जानकारी देता है। राजेंद्र पुलिस को बताता है कि वो बंदा जिस स्कूटी से आया था वो स्कूटी रचिता मैम के स्कूटी से मिलती जुलती थी, और सिर्फ स्कूटी का रंग रूप ही नहीं बल्कि सिर्फ एक डिजिट को छोड़कर स्कूटी का नंबर भी रचिता मैडम के स्कूटी की नंबर से मेल खाता था। गार्ड ने यहाँ पर एक और होशियारी दिखाई थी। स्कूटी में आगे का नंबर प्लेट नहीं था, जबकि पीछे के नंबर प्लेट को कपड़े से ढका गया था। ऐसे में जब वो लड़का चिट्ठी देने के लिए स्कूटी से उतरकर सेकंड फ्लोर पर गया था, तब गार्ड ने नंबर प्लेट से कपड़ा हटाकर स्कूटी का नंबर नोट कर लिया था। पुलिस को गार्ड की ओर से ये जो जानकारी मिलती है, ये जानकारी पूरे केस के लिए काफी अहम साबित होती है। जब कुशागर के घर वालों को यह बात पता चलती है कि चिट्ठी देने वाला लड़का रचिता मैम के स्कूटी से उनके घर पर आया था, तो उन्हें भी हैरानी होती है। रचिता कुशागर और उसके छोटे भाई की ट्यूशन टीचर थी। कुशागर ने तो होम ट्यूशन छोड़कर कोचिंग ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उसके छोटे भाई को ट्यूशन देने के लिए रचिता अभी भी उसके घर आया करती थी। कुशागर अपहरण केस में सबसे पहला क्लू रचिता का नाम आता है। यह नाम पता चलते ही पुलिस वाले कुशागर के घर वालों से बोलते हैं कि वे तुरंत रचिता से फोन करके उससे कुशागर के बारे में पूछें। कुशागर के घर वाले ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो कुशागर की किडनैपिंग से पूरी तरह अनजान होती है। कुशागर के बारे में तो उसे कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन फिर उसे उसकी स्कूटी के बारे में पूछा जाता है। तब रचिता बताती है कि उसकी स्कूटी उसका दोस्त प्रभात लेकर गया हुआ है। जब पुलिस को यह बात पता चलती है, तब उनके शक की सुई रचिता और उसके दोस्त के ऊपर आकर रुक जाती है। पुलिस वाले बिना समय गंवाए रचिता को पूछताछ के लिए थाने बुलाते हैं। थाने में पूछताछ के दौरान रचिता पुलिस को सिर्फ इतना बताती है कि उसे इस पूरे मामले में कुछ भी मालूम नहीं है। उसके दोस्त प्रभास को जब भी स्कूटी की जरूरत होती थी, तब वो उसे मेरे पास से लेकर जाता था, तो सिर्फ मेरी स्कूटी उसके पास होने का ये मतलब नहीं है कि मेरा इस पूरे मामले से कोई संबंध है। पुलिस से पूछताछ के अनुसार तो रचिता को इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं होती है। तो अब पुलिस के सामने दूसरा नाम रचिता के दोस्त प्रभात का होता है। रचिता के बाद पुलिस प्रभात को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। रचिता की तरफ प्रभात भी पुलिस को बताता है कि मुझे कुशागर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। कुशागर के सिलसिले में तो प्रभात पुलिस को कोई जानकारी नहीं देता, लेकिन जब पुलिस उससे रचिता की स्कूटी के बारे में पूछता है, तब वो बताता है कि हाँ, उसकी स्कूटी मेरे पास है। अब जब वो स्कूटी प्रभास के पास है, तो फिरौती की चिट्ठी देने वाला लड़का भी प्रभात के संपर्क में जरूर होगा। पुलिस को इस बात पर पक्का यकीन होता है, और इसी यकीन के साथ पुलिस प्रभात और रचिता दोनों के घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू करती है। पुलिस को रचिता के घर के आसपास के फुटेज से तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब पुलिस प्रभात के घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाना शुरू करती है, तब उसे फुटेज में प्रभात के साथ कुशागर नजर आता है। शाम के लगभग 5 बजे कुशागर स्कूटी से अपनी मर्जी से प्रभात के साथ बड़े आराम से उसके घर के अंदर जाता दिखाई देता है। इसके बाद लगभग आधे घंटे तक कोई भी ना तो घर से बाहर निकलता है और ना ही घर के अंदर जाता है। इसके बाद लगभग 5:30 बजे के आसपास प्रभात और रचिता घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बार कुशागर उन दोनों के साथ नहीं होता। घर से निकलने के बाद रचिता अपने घर वापस चली जाती है, जबकि प्रभात कुशागर की स्कूटी लेकर वहां से
निकल जाता है। अब सीसीटीवी फुटेज से यह बात साफ हो गई थी कि कुशागर का अपहरण प्रभात और रचिता ने ही किया था। लेकिन इस समय पुलिस के लिए अपहरण की वजह ढूंढने से ज्यादा जरूरी कुशागर को ढूंढना था। सीसीटीवी फुटेज के सबूत मिलने के बाद पुलिस फिर से प्रभात और रचिता से पूछताछ करना शुरू करती है। अब इन दोनों के पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। रचिता पुलिस के सामने रोना शुरू कर देती है। पुलिस वाले उसे डांटते हुए चुप रहने को कहते हैं और पूछते हैं कि अभी कुशागर कहाँ है। इस सवाल का जवाब प्रभास देता है। वो बताता है कि कुशागर अभी मेरे घर पर है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। इस एक वाक्य से पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। चिट्ठी मिलने के थोड़ी ही देर बाद पुलिस वाले इन दोनों तक पहुंच गए थे। फिर इन दोनों ने कुशागर की हत्या कब की? इस सवाल का जवाब प्रभास पुलिस को बताता है। चिट्ठी मिलने के थोड़ी ही देर बाद पुलिस वाले इन दोनों तक पहुंच गए थे। फिर इन दोनों ने कुशागर की हत्या कब की? इस सवाल के जवाब पर प्रभात पुलिस को बताता है कि हमने शाम में ही कुशागर की हत्या कर दी थी। यानी जिस समय कुशागर प्रभात के घर जाता हुआ दिखाई देता है, उसके थोड़ी ही देर बाद प्रभास और रचिता ने कुशागर की हत्या कर दी थी। 5:30 बजे के आसपास जब वे दोनों घर से बाहर निकलते हैं, तब वे कुशागर की हत्या कर चुके थे। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम प्रभात के घर जाती है। वहाँ स्टोर रूम में फर्श पर पुलिस को कुशागर की लाश मिल जाती है। उसके गले में रस्सी लिपटी होती है, यानी इन दोनों ने कुशागर का गला घोंटकर उसकी हत्या की थी। पुलिस वाले कुशागर को सही सलामत बरामद करने के लिए रात भर जांच में जुटे रहते हैं। अपनी मेहनत के बल पर वो अपराधी तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन यहाँ अपराधी पहले ही पुलिस से एक कदम आगे चल रहे थे। इसलिए पुलिस वाले अपनी ओर से पूरी कोशिश करने के बावजूद कुशागर को बचा नहीं पाई। अब कुशागर की बॉडी मिल चुकी थी। दोनों अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में थे। दोनों के कन्फेशन के अनुसार इन्होंने शाम में ही कुशागर की हत्या कर दी थी। फिर रात 9 बजे इन्होंने फिरौती की चिट्ठी कुशागर के घर पर क्यों भिजवाई? अगर कुशागर की किडनैपिंग सिर्फ पैसों के लिए की गई थी, तो अपने घर बुलाने के कुछ ही देर बाद प्रभास ने उसकी हत्या क्यों कर दी थी? इन सारे सवालों के साथ पुलिस वाले इन दोनों से पूछताछ जारी रखते हैं। कुशागर की हत्या वाले दिन आखिर हुआ क्या था? इसके अलावा भी पुलिस के कई सारे सवाल थे जो पुलिस प्रभास और रचिता के सामने रखते हैं। पुलिस के सवालों की लंबी लिस्ट के बाद प्रभास और रुचिता अपने गुनाहों का कच्चा चिट्टा खोलना शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली रुचिता के माँ बाप की मौत 4 साल पहले हो गई थी। इसके बाद से वो कानपुर में अकेले रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू करती है। कानपुर में रहते हुए घटना से लगभग 6 महीने पहले प्रभास शुक्ला से उसकी जान पहचान होती है। काफी जल्द ये जान पहचान प्यार में बदल जाती है और ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। प्रभात पहले दुकानों में मसाले का सप्लाई करने का काम किया करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से वो बेरोजगार था। रचिता के पैसों से ही उसका गुजारा होता था। रुचिता और प्रभात एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन शादी के लिए इनके पास पैसा नहीं होता है। इसी बीच घटना से कुछ महीने पहले कुशागर की बहन की बर्थडे पार्टी होती है, जिसमें रचिता अपने बॉयफ्रेंड प्रभात को लेकर जाती है। इस पार्टी में ही कुशागर के घर वालों की अमीरी और शानो शौकत देखकर प्रभात की नीयत बिगड़ने लगती है। वो इस परिवार से पैसे निकालने का प्लान बनाने लगता है। वो अपने इस प्लान के बारे में रचिता को बताता है और उससे कहता है कि अगर तुमने इस काम में मेरा साथ दिया तो हम दोनों की जिंदगी काफी बेहतर हो जाएगी। बेहतर फ्यूचर के लालच में आकर रचिता प्रभास का साथ देने को तैयार हो जाती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर कुशागर का अपहरण करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि रचिता अभी भी कुशागर के छोटे भाई को ट्यूशन देती थी, इसलिए उसके पास कुशागर के बारे में पूरी जानकारी थी। इसी
जानकारी के आधार पर ये दोनों अपना प्लान तैयार करते हैं। घटना वाले दिन जब कुशागर अपने घर से कोचिंग के लिए निकलता है तब प्रभात जानबूझकर उसके रास्ते में आ जाता है। रचिता का बॉयफ्रेंड होने की वजह से कुशागर और प्रभात की भी पहले से ही जान पहचान होती है। प्रभात कुशागर को रोक कर कहता है कि उसे घर जाना है तो क्या वो अपने स्कूटी से उसे घर तक छोड़ देगा। कुशागर प्रभात को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों प्रभात के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद प्रभात कुशागर को कोल्ड ड्रिंक पीने का ऑफर देकर घर के अंदर बुलाता है। प्रभात की रिक्वेस्ट करने पर कुशागर उसके घर के अंदर चला जाता है। प्रभात के घर पर रचिता और उसका एक दोस्त शिवा भी मौजूद होता है, जो इस घटना में प्रभात का साथ देने के लिए यहाँ आया होता है। घर के अंदर जाने के बाद प्रभात कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है, जिसमें पहले से ही बेहोशी की दवाई मिलाई होती है। कुशागर यह कोल्ड ड्रिंक पी लेता है और उसके पीने के थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश होने लगता है। ठीक इसी समय प्रभात एक रस्सी लेकर आता है और फिर रचिता और शिवा की मदद से प्रभात कुशागर का गला घोंटकर उसकी जान लेता है। कुशागर की जान लेने के बाद प्रभात कुशागर की स्कूटी किसी अनजान जगह पर छोड़कर चला जाता है और उसके मोबाइल को भी किसी अनजान जगह पर गड्ढे में फेंक देता है। इसके बाद वो रचिता की स्कूटी से शिवा के साथ कहीं चला जाता है और फिर रात के लगभग 9 बजे के आसपास चिट्ठी लेकर कुशागर के घर भिजवा देता है। कुशागर के घर पर चिट्ठी शिवा लेकर जाता है। वैसे प्रभात भी उसके साथ आया होता है, लेकिन वो कुशागर के घर से थोड़ी दूर पहले ही स्कूटी से उतर जाता है। पुलिस को चकमा देने के लिए ये दोनों स्कूटी के नंबर में भी हेर फेर करके एक डिजिट बदल देते हैं। चिट्ठी में इन्होंने अल्लाह अकबर और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली बात भी लिखी थी, तो इन्होंने ऐसा क्यों लिखा? इस सवाल के जवाब पर प्रभात पुलिस को बताता है कि वे लोग पूरे मामले को मुश्किल बनाकर पुलिस का ध्यान भटकाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इसे धार्मिक एंगल देते हुए अल्लाह अकबर और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली बात। इसके अलावा इन्होंने ये बात इसलिए भी लिखी थी क्योंकि इन्हें लाश को ठिकाने लगाने के लिए समय चाहिए था। इन्होंने सोचा था कि पुलिस धार्मिक नारा देखकर बड़े स्तर पर जांच शुरू करेगी, तब तक वे लोग लाश को आसानी से ठिकाने लगा सकेंगे, लेकिन उनकी ये चालाकी भी नाकाम हो जाती है। अब सवाल ये है कि जब ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई थी, तब इन लोगों ने कुशागर को अपने घर बुलाने के तुरंत बाद उसकी हत्या क्यों कर दी? पुलिस के अनुसार प्रभात को शक होता है कि कुशागर रचिता को पसंद करता है और इसीलिए अक्सर वो रचिता से मिलने भी आता था। प्रभात को ये चीज पसंद नहीं थी, वो कुशागर से जलने लगा था, इसलिए पैसों के लिए किडनैपिंग का प्लान होने के बावजूद प्रभात कुशागर की हत्या का भी प्लान बना लेता है और रचिता को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। इसके अलावा पैसों का लालच देकर वो अपने दोस्त शिवा को भी इस अपराध में शामिल कर लेता है। इन दोनों की प्लानिंग ऐसी थी कि रात में फिरौती की चिट्ठी मिलते ही इन्हें कुछ ही घंटों के अंदर पैसे मिल जाएंगे, जिसके बाद वे सब शहर छोड़कर भाग जाएंगे। इस दौरान इन्होंने लाश को ठिकाने लगाने के लिए भी इंतजाम कर लिया था, लेकिन पुलिस की चालाकी की वजह से इनका प्लान फेल हो गया और घटना के कुछ ही घंटों बाद ये तीनों पुलिस की पकड़ में आ गए। कुशागर की हत्या के आरोप में ये तीनों अभी जेल में बंद हैं। इस अपराध के लिए इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, इसका फैसला तो अदालत में होगा, लेकिन आपके अनुसार इन्हें कौन सी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक स्टोरी क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।